चलिए इससे पहले वाली क्लास में अपना कहाँ तक हो गया था भाई। ये अपने इक्विवेलेंट के सवाल कर लिए थे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो अपने कंप्लीट कर ली थी। अब अपना जो सबसे बड़ा जो बेसिक पॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं सेकंड नंबर पे, उसको अपन शुरू करेंगे। और वो आप हेडिंग लिखेंगे सारे स्टोइचियोमेट्री। आपने दो टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहला क्या पढ़ा? मोल कॉन्सेप्ट। यानी मोल कॉन्सेप्ट तो सब में चलेगा ही चलेगा, बेसिक है। फिर आपने पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और फिर मैं अब लिख देता हूँ हेडिंग स्टोइचियोमेट्री। अब क्या पढ़ेंगे भाई? स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं रस समीकरण। रस समीकरण मिति, है ना? क्या बोलते हैं भाई इसको? रस समीकरण मिति। ये हो गया स्टोइचियोमेट्री। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं। ये है क्या स्टोइचियोमेट्री? वो देखो आप, कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, अगर उसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनके जो कॉफिशिएंट है, कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद के जो गुणांक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? इन ए बैलेंस इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन द coefficient of reactant and product are known as, ये के डब्ल्यू का मतलब मैं समझना आपको, नोन एज स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। कोई भी बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट है उनको क्या बोलेंगे भाई? स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। चलिए जरा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये लिया, जैसे आप सबको पता है अमोनिया कैसे बनता है? N2, और ये मैंने लिखा 3H2, और ये मिलके बना रहे हैं अमोनिया गैस को बना रहे हैं। तो अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है? अरे रिएक्शन बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में 6 हाइड्रोजन है, इधर भी है। अगर मैं इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करूं, रस समीकरण मिति गुणांक शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं Sc, तो नाइट्रोजन कितने से मल्टीप्लाई है? 1 से। हाइड्रोजन कितने से है? 3 से। और ये कितने से है भाई? अमोनिया 2 से। तो इनके कोफिशिएंट 1, 3, 2 हो गए क्या? अरे ये हो गए कि नहीं हो गए? चलिए अगर मैं बोलूं कि संतुलित अभिक्रिया में जो इनके कॉफिशिएंट है, अरे बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कॉफिशिएंट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उनको अगर मैं मोल मान लेता हूँ, क्या मान लेते हैं भाई? चलो मैंने एज्यूम कर लिया मोल की बात, तो नाइट्रोजन के कितने मोल कंज्यूम होंगे? 1 मोल। अमोनिया के कितने कंज्यूम होंगे? 3 मोल। सॉरी, हाइड्रोजन के कितने कंज्यूम होंगे? 3। अमोनिया के कितने बनेंगे? 2। तो अगर मैं इनके मोल रेशियो की बात करूं कि यानी मोल का रेशियो कैसे होगा, तो मोल रेशियो मैं लिख सकता हूँ 1:3:2। चलिए अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, किस पे? एसटीपी और एनटीपी पे, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 1 × 22.4, 3 × 22.4, और ये आ जाएगा 2 × 22.4। तो इनके जो वॉल्यूम का रेशियो वो क्या आ जाएगा भाई? वॉल्यूम अनुपात क्या आ जाएगा भाई? वो भी आ गया 1:3:2। तो इनके मोल का रेशियो निकाल लिया, मोल अनुपात, वॉल्यूम रेशियो निकाल लिया आपने। और तीसरे नंबर पे जो है वो मैं क्या बोल सकता हूँ? मॉलिक्यूल रेशियो। क्या बोल सकता हूँ मैं? मॉलिक्यूल। N2 खुद एक मॉलिक्यूल है, तो वही आ जाएगा, है ना? एक मोल लिया था आपने शुरू में, तो 1 मोल में कितने होते हैं? Na, तो 1 × Na। वो कितना लिया? Ne आएगा, तो 3 × Na। और ये कितना लिया आपने? 2 × Na। तो इनका जो मॉलिक्यूल रेशियो है, अणुओं का जो अनुपात की मैं बात करूं, तो मॉलिक्यूल रेशियो क्या आ जाएगा भाई? ये भी आ जाएगा मेरा 1:3:।
तो अब देखो इस फॉर्मूले को अपन बहुत काम में ले रहे हो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको मोल रेशियो दे रखा है तो वो उसको किसके बराबर मान सकता हूँ, मोल रेशियो, वॉल्यूम रेशियो और मॉलिक्यूल रेशियो, एक ही बात है भाई, है ना। मोल रेशियो, ये तीनों को आप किसी भी रिएक्शन में इजीली काम में ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ बैलेंस करना, है ना। एक जनरली एक सिंपल सी रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, कंबसन रिएक्शन का। तो अगली हेडिंग होगी अपनी बैलेंसिंग ऑफ कंबसन रिएक्शन। कंबसन का मतलब होता है दहन अभिक्रिया, यानी दहन अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो है उसके अंदर दहन अभिक्रियाओं का संतुलन सीखें। ठीक है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। और सबसे दहन का मतलब होता है आग लगाना, किसी में लगाओ। तो CH4 मैंने ये ले लिया, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 और H2 बन जाएगा। दहन अभिक्रियाओं में हमेशा याद रखना प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 प्लस H2O। क्लियर है सबको। अब बैलेंस कैसे करेंगे, जब भी आप दहन अभिक्रिया को बैलेंस करोगे तो हमेशा याद रखना बैलेंस करना है, देखो CH बैलेंस कैसे होगा, CH एक नंबर पे किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन। दो नंबर पे किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। और तीन नंबर पे किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। जरा करके देखते हैं। इसमें कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में एक है, राइट हैंड साइड में बराबर है। हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ये दो हो गए। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, अब CO2 कितनी आ गई, दो, और H2O दो। तो ये मैं यहाँ पे 2O2 लिख दूं क्या, ये हो गया बैलेंस। बैलेंस रिएक्शन हो गई। ऐसे ही देखो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये लिया C2H6, इसको बैलेंस करना आपको, ये बनाएगा CO2 और H2, CO2 और H2O। तो आप इसको चेक करेंगे कोफिशिएंट को, है ना, यहाँ पे रोक के चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन जो है, जब इसका मैं आंसर इसके नीचे लिख रहा हूँ देखो, तो देखें आपका ये आ रहा है, क्या बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, C2H6 प्लस 7/2O2, ये आ जाएगा 2CO2 प्लस 3H2O। चेक करना, देखें ये आ रहा है क्या आपका। अगला देखो भाई, एक रिएक्शन और लिख देता हूँ तो ये आसान है। ये मैंने लिखा C2H4, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगाओ तो क्या बन जाएगा, CO2 और H2O बन जाएगा क्या। बैलेंस करने का तरीका वही है, इधर दो कार्बन है। इसका भी आंसर मैं लिख देता हूँ, आप चेक करेंगे फिर। तो ये आ गया C2H4 3O2 goes to 2CO2 प्लस 2H2। चलिए आपको मैंने बैलेंस करना बताया, किसको, दहन अभिक्रियाओं को, कंबंशन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। उसका मेथड सिंपल है। बैलेंस करने का तरीका क्या भाई, दिमाग में फीड कर लो, CHO। क्या तरीका है भाई, CHO। तो एक और आप मुझे बैलेंस करके बताएंगे, ये लिख देता हूँ। जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन अपनी बॉडी में होती है, ग्लूकोज का दहन, है ना, कंबंशन ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस O2 गोज टू, क्या आ जाएगा, CO2 प्लस H2। इसको बैलेंस करना आप सबको, तो बताएंगे, देखिए कितना आ रहा है। इसका आंसर आपको निकालना है, मैं लिख देता हूँ आंसर। 6 कार्बन है, इधर C6H12O6, ये ऑक्सीजन, और ये क्या आ जाएगा, पहले क्या हो गया, 6 CO2 आ जाएगा। एच हाइड्रोजन उधर 12 है, तो H2O कितने आ जाएंगे, 6H2O। चलो अब ऑक्सीजन को चेक करो, 6 CO2 की वजह से कितनी आ गई, 12, और ये कितनी हो गई भाई, 6 इधर हो गई, कितनी हो गई ऑक्सीजन की, H2 वाली 6, और CO2 की वजह से कितनी है, 12। 12 और 6 18। ग्लूकोज में ऑलरेडी पहले से 6% है क्या, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा काम हो जाएगा क्या, ये आ गया आंसर। चलिए अब अपन सीखेंगे बहुत ही काम की चीज, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो स्टोइचियोमेट्री का कोई मतलब ही नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको देखते हैं भाई, लिमिटिंग रिएजेंट को क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट, 5-6 एग्जांपल लेंगे अपन,
उससे अपन आइडिया लगाते हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक ही रिएक्टेंट, हमेशा याद रखो ओनली सिंगल रिएक्टेंट है, तो ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है सीमांत अभिकर्मक। क्या बोला मैंने? अगर किसी भी रिएक्शन में ओनली सिंगल रिएक्टेंट है तो वो ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट है। बट अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसकी अमाउंट कम है, अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। जो अभिक्रिया की रस समीकरण मिति या बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कोफिशिएंट दे रखे हैं कि पर्टिकुलर किसके मोल के साथ में कितने काम में आ रहे हैं, तो उसमें जो सबसे कम अमाउंट में होगा, जो लेस अमाउंट में होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट अगर किसी का कोफिशिएंट कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। समझ में आएगी क्या उसके मोल दे रखे हैं और रिएक्शन में वो कंज्यूम कैसे हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, उस पे डिसाइड करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट का नाम लिमिटिंग क्यों पड़ा वो भी देखो। मैं आपको एक चलो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ जाएगा। जैसे अपने को कोई सिंपली अपने मान लेते हैं, सबसे आसान एग्जांपल ले, मान लो आपको पनीर की सब्जी बनानी। अब आपको 20 लोगों के लिए बनानी है। अब उसके अंदर जो जितना भी मसाला चाहिए एक्स वाई जेड, वो सब आपके पास। बट आपके पास में मान लो जो भी धनिया चाहिए, हल्दी चाहिए, जो भी चाहिए वो सारे है उसमें एक्सेस। और पनीर भी एक्सेस में है ना। पनीर इतना है कि अपन चाहे तो 50 लोगों की बना सकते हैं। लेकिन जो नमक है उसका कंटेंट इतना ही है कि 10 लोगों के लिए सामग्री बन पाएगी उसमें। तो पनीर आप 1 क्विंटल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो नमक है वो क्या है, उसका लिमिटिंग रिएजेंट। यानी आपको सामने वाला ये बोल रहा है क्वालिटी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, तो आप केवल 10 लोगों के लिए बना पाएंगे वो। तो लिमिटिंग रिएजेंट ने एक प्रोडक्ट की लिमिट डिसाइड कर दी ना। आपके पास सब कुछ माल बहुत एक्स्ट्रा पड़ा था, आपको 20 के लिए बनाना था लेकिन आप 10 का ही बना पाओगे ना। तो आपकी लिमिट आ गई ना, कितने लोगों की आ गई? 10। किसकी वजह से आ गई? क्योंकि नमक की वजह से, वो उसका कंपोनेंट था कि नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होगा रिएजेंट विच डिसाइड द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा वो ये बताएगा। क्लियर है सबको? क्योंकि सबसे कम है तो सबसे पहले खर्च हो जाएगा और उसके बिना स्वाद बिगड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। द रिएजेंट, द रिएजेंट का मतलब हो गया अभिकर्मक। रिएजेंट विच डिसाइड द लिमिट्स ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट की लिमिट को डिसाइड करता है। क्या बोल सकते हो? द रिएजेंट, the reagent which is present in less amount, है ना, जो कम मात्रा में हो, less amount in a chemical reaction। कम होगा तो जल्दी खर्च हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? या फिर मैं और क्या बोल सकता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट is the reactant, limiting reagent is the limiting reagent is the reactant, reactant which is which is which is completely which is completely consumed, जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से खर्च हो जाए इन ए केमिकल रिएक्शन।
कोई भी जो केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं उसमें पूरा का पूरा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ये वो बोल सकता हूं मैं, एट द एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो खत्म हो रही है, एट द एंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू जीरो। लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट क्या होगी भाई? जीरो। चलो एक बहुत ही जीरो लेवल के एग्जांपल से इसको समझते हैं, हर किसी को समझ में आ जाएगा। जो मैंने पहले लिखा था, N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3, तो इसका 1 मोल खर्च होगा, तो इसके कितने मोल खर्च होंगे? 3 मोल खर्च होंगे कि नहीं होंगे? देखो भाई इसके बैलेंस में कोफिशिएंट ये आ रहे हैं, तो अमोनिया के कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल बन जाएंगे। चलिए अब देखो, अब आपको ये तो है बैलेंस रिएक्शन के कोफिशिएंट। अब उसने आपको कहा समझना इस बात को, वो क्या कह रहा है आपको, पहले जो केस वन है, क्या क्या दे रखा है आपको ना, केस वन में क्या दे रखा है, उसने कहा आपको नाइट्रोजन दे रखा है 2 मोल। कितने दे रखे हैं? ये जो रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये आपको गिवन है, ये दे रखा है 2 मोल, और ये आपको दे रखा है 9 मोल। ठीक है भाई, तो वो कह रहा है बताओ अमोनिया कितना बनेगा, ये इंटरोगेटिव साइन लगाती है मैंने। क्या कह रहा है, नाइट्रोजन कितने दे रखे हैं? 2 मोल। हाइड्रोजन की दे रखे हैं 9 मोल। तो ये कह रहा है अमोनिया कितना बनेगा। तो जरा ऊपर वाली रिएक्शन पे चलो एक बार। ऊपर वाली बैलेंस रिएक्शन में अगर आप कोफिशिएंट देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि नाइट्रोजन का 1 मोल लोगे तो हाइड्रोजन के 3 मोल लेने पड़ेंगे, तो अमोनिया के 2 मोल बनेंगे क्या? तो अब अगर मैं बात करूं लिमिटिंग रिएजेंट की, इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन के आप 2 मोल लोगे, एक के साथ हाइड्रोजन 3 मोल खर्च हो रहे हैं, तो दो के साथ कितने खर्च होंगे भाई? ऑब्वियस है ये 6 मोल खर्च होंगे। तो अमोनिया के कितने बनेंगे भाई? 1 मोल नाइट्रोजन खर्च हो रहा है तो दो, तो इधर क्या आंसर आ जाएगा इसका? 4 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 मोल। तो अब इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? मैं शॉर्ट में एल आर लिख देता हूँ। तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, और हाइड्रोजन जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, तो ये एक्सिस में आधिक्य में हो गया, फालतू हो गया भाई, ये जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा हो। हालांकि मैं इसको आपको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करना बताऊंगा कि लिमिटिंग रीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, केस 2 ले लेते हैं। देखो केस 2 में उसने कहा नाइट्रोजन ले रखा आपने 3 मोल इसी रिएक्शन में, हाइड्रोजन आपने ले रखा 9 मोल, तो बताओ अमोनिया कितना बनेगा? अरे तो जितनी जरूरत है उतना ले रखा, नाइट्रोजन के एक के साथ 3 खर्च होंगे, तो 3 के साथ कितने होंगे? 9 खर्च होंगे क्या? तो इधर कितने आ जाएंगे? 6 मोल आ जाएंगे क्या? तो इसका आंसर आ गया 6 मोल। कितना आ गया भाई? 6 मोल। अब लिमिटिंग रिएजेंट को या तो आप ऐसे देख लो, अब ये किसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, जरा वो देखो लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अपन ले लेते हैं भाई, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एल आर। अगर लिमिटिंग रिएजेंट को मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं एक्स कैलकुलेट करूंगा। क्या कैलकुलेट करूंगा? एक्स, और ये एक्स मेरा क्या हो सकता है वो भी देखेंगे अभी। तो लिखो आप, फॉर फॉर कैलकुलेशन और कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स क्या हो सकता है जरा देखो आप, एक्स क्या हो सकते हैं भाई? ये मोल भी हो सकते हैं, कितने मोल जो खर्च हो रहे हैं रिएक्शन में भी मोल हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकते हैं भाई, एक्स जो है वो में भी, कोई अगर गैस दे रखी है तो उसका आयतन भी तो हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? जनरली एक्स मोल ये कौन से हैं भाई, जो भी डिसोसिएट हो जाए, क्या हो जाए भाई, टूट जाए, जो भी कंज्यूम मोल है
वो x हो जाए। अब इस x को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला देखो। x इक्वल टू आएगा जो भी रिएक्टेंट आपको दे रखा है, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, उसके आप मोल लेंगे जो आपको दे रखे हैं। एक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है भाई, गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट आपको दे रखा है उसके मोल लेंगे आप। गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन क्या करोगे भाई, बैलेंस मोल, बैलेंस मोल ऑफ रिएक्टेंट, बैलेंस मोल ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई क्या, गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन बैलेंस मोल ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उसमें बैलेंस में कितने आ रहे हैं। चलिए जरा अभी देखेंगे, आगे अपन सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। और एक चीज और भी बता देता हूँ मैं, आगे जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे रासायनिक साम्य में, तो एक्स को कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी होता है, एन एक्स इक्वल टू ए अल्फा। क्या होता है भाई, एन एक्स इक्वल टू ए अल्फा। ए मेरे क्या है भाई, इनिशियल मोल जितने भी मुझे दे रखे हैं, इनिशियल मोल दे रखे हैं, प्रारंभ में कितने मोल है। अल्फा होती है वियोजन की मात्रा। क्या होती है भाई, वियोजन की मात्रा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। और एन क्या है मेरे, रस समीकरण में थी, स्टोइचियोमेट्रिक मोल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एम। और एक्स आपको पता ही है, अरे मोल आ जाएंगे क्या, डिसोसिएट मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे ये, डिसोसिएट मोल भी हो सकते हैं, प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मोल ही आएगा। जनरली मोल के लिए दिया रहता है 99.99%। चलिए तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक सवाल मैं ले लेता हूँ इसके ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये लो साहब, लिखो एक सवाल। ये मैंने लिखा, कोई रिएक्शन आपको दे रखी है, उसने 3A प्लस 5B goes to 7C plus 9D। T बराबर 0 पे जब रिएक्शन शुरू हुई, तो आपको A के दे रखे उसने 5 मोल, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। और B के आपको दे रखे उसने 7 मोल। तो आपको ये बताना है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगी उसके बाद में सी के कितने मोल बनेंगे फाइनली, और डी के कितने मोल बनेंगे। मैं अब लिख देता हूं, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी, number of moles C and D produced on mixing, on mixing 5 mole of A and 7 mole of B are respectively, कितने बनेंगे। ठीक है भाई, चलिए जरा अभी इसको देखते हैं, अपने वाले तरीके से सोल्व करते हैं इसको ना एक बार, जो मैंने आपको बताया ना। अब पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ABCD वाला क्या चक्कर है, इसको बैलेंस कैसे करें। तो इसका इजी सा फंडा है, जब तक आपको ऐसी कंपोनेंट नहीं दे रखे जो रिएक्टेंट साइड भी आ रहे हैं और प्रोडक्ट साइड भी, तब तक हमेशा रिएक्शन को आप बैलेंस ही मानेंगे। यानी ABCD सब जो आपको दे रखे हैं वो क्या है भाई, बैलेंस दे रखे हैं। यानी इनके जो कोफिशिएंट है वो, यानी जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रखे हैं 3 5 7 9, ये बैलेंस रिएक्शन के कोफिशिएंट है। क्लियर है सबको। तो एक बार इसको सॉल्यूशन के लिए मैं नीचे लिख लेता हूँ, 3A प्लस 5B गोज टू 7C प्लस 9D। मुझे इसके मोल कितने दे रखे थे, T बराबर 0 पे 5, इसके दे रखे थे 7। अच्छा ये बताओ सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई एक के कितने मोल खर्च होंगे, 3 मोल होंगे क्या। ये समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, तो जरा इसको अच्छे से समझिए।
ए के 3 मोल खर्च होंगे तो बी के 5 मोल होंगे। तो मैं ये मान लेता हूं कि क्रिया कारक के रिएक्टेंट के x मोल खर्च हो रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैंने, क्या बोला, जैसे रिएक्शन में आपको दे रखा है कि ए के 3 मोल खर्च होंगे तो बी के 5 मोल खर्च होंगे। अब मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि एक्स मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर है। इनिशियली ए आपको क्या दे रखा है 5, बी आपको क्या दे रखा है 7। तो अगर रिएक्टेंट के एक्स मोल खर्च हो रहे हैं तो ए के 3x हो जाएंगे क्या, इसका कोफिशिएंट तो 3 है। बी आपको 7 दे रखा है, अपने पूरे क्रिया कारक के रेस्पेक्ट में एक्स माना, तो ये क्या हो जाएगा भाई 7 माइनस कितना आ जाएगा भाई, अरे कितना आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट कितना है, बी का कोफिशिएंट 5 है कि नहीं है, 7 माइनस 5x। तो सी का कोफिशिएंट कितना है भाई 7, तो ये 7x और ये आ गया 9x। अब मैंने आपको x कैलकुलेट करना सिखाया, ठीक है। अब x कैलकुलेट कर लेंगे, x जिसका भी कम आएगा, जो सबसे कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मैं पहले इधर लिख देता हूँ x मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ a के लिए, तो मोल कितने दे रखे हैं अपने को 5, कोफिशिएंट 3। अब x कैलकुलेट कर लो b के लिए, गिवन मोल कितने 7, 5। अब x मिनिमम किसके लिए आ रहा है भाई ये बताओ, अरे 7/5 जो है वो कम होगा या 5/3, 7/5 कम होगा ना, तो ये x मिनिमम हो गया क्या, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया क्या। तो x की वैल्यू को रख दो, x की वैल्यू जो है इसमें रख दो आप 5 - 3, x की वैल्यू रख दो 7/5 और 7 - 5, और ये क्या रख दोगे भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपने निकाली है 7/5। रखो तो इसको 7/5, और ये कितना आ जाएगा 7 × 7/5, और ये आ जाएगा 9 × 7/5। अपना आंसर आ गया। आसान था कि नहीं? चलिए अगला सवाल करते हैं, जरा एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 28 ग्राम लिथियम, 28 ग्राम लिथियम इज mixed with 48 ग्राम O2, 48 ग्राम O2 to react according to the following reaction, according to the following reaction, है ना, कैसी रिएक्शन दे रखी है आपको, लिथियम प्लस O2 goes to Li2O। अब कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ Li2O form in reaction, Li2O का मास कैलकुलेट करना है, यानी लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है, रिएक्शन आपको दे रखी है, आपको ये बताना है कि Li2O जो है वो रिएक्शन में कितना बनेगा। पहली बात तो जब भी मोल कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, मैंने क्या बताया था, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अगर कोई अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो मोल कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते। तो लिथियम प्लस ऑक्सीजन गोस टू Li2O बना रहा है क्या, तो अभिक्रिया को बैलेंस करना है तो 4 आ जाएंगे, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 2। अब आपको क्या क्या दे रखा है, 28 ग्राम दे रखा है क्या, ये कितना दे रखा है 48 ग्राम, मोल में कन्वर्ट कर लो 28/7, और इसका मोल वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है अपने को। अब इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा भाई, इसके कितने मोल आ गए 4 मोल, कितने आ गए 4 मोल, इसके कितने आ गए 1.5 मोल आ गए क्या। अब लिमिटिंग रिएजेंट के लिए एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिथियम के लिए कैलकुलेट करो, गिवन मोल कितने दे रखे हैं 4, कोफिशिएंट कितना है तो ये 1 आ गया क्या। एक्स ऑक्सीजन का कैलकुलेट करो, मोल कितने दे रखे हैं 1.5,
और कोफिशिएंट कितना है 1, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, लिथियम हो गया क्या। तो लिमिट एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो जीरो हो ही गया। अब देखो इसके 4 खर्च हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का एक ही खर्च हो रहा है, क्या बात है। कोई बात नहीं, तो अपने को तो ये पूछा ना Li2O कितना बनेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग चलो 4 मोल लिथियम खर्च होंगे तो 2 मोल Li2O बन रहा है क्या। तो ये लो सीधा आंसर आ गया, मोल ऑफ Li2O कितने आ गए भाई, 2 आ गए क्या। अब मोल क्या होते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास होते हैं क्या। अरे मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 60 ग्राम। तो ये आपको मैंने कुछ स्टैचोमेट्री के बताए सवाल। इससे नेक्स्ट जो है अगली क्लास में अपन और इसी पे बेस्ड आगे पढ़ते हैं, जो परसेंटेज वाले आते हैं ना, पहले रिएक्शन में 10% मिला, फिर दूसरे में 20 मिला, फिर 30 मिला। अगली क्लास में वो परसेंटेज बेस्ड सवाल करते हैं।